माया रो रही है। परिवार के सभी सदस्य उसे घेरकर खड़े हुए हैं। सबके चेहरे पर गुस्सा और निराशा है। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है माया। हमारे ही घर में हमारी ही आंखों के सामने धोखा। अगर अपनी सास की जान बचाना चोरी है तो हाँ, मैं चोर हूँ। क्या मैंने तुझे यही सिखाया था? अरे तूने हमारे घर के पैसे चुराए हैं। पापा, अगर मैं सच बताऊं तो कोई नहीं समझेगा उसको। फ्लैशबैक शुरू होता है 3 हफ्ते पहले। माया अपने सामान के साथ घर में प्रवेश करती है। उसके चेहरे पर गुस्सा और निराशा के भाव हैं। आ गई मेरी बेटी, पर ये सामान लेकर क्यों आई है? माँ, मैं अपने ससुराल से लड़कर आई हूँ। अब यहीं रहूंगी हमेशा के लिए। क्या हुआ था ननद जी? इतना बड़ा झगड़ा कि तुम्हें यहाँ आना पड़ा? कुछ खास नहीं, बस कुछ लोग समझते हैं कि बहू का काम सिर्फ खुश रहना है, दुख सहना नहीं। अब मैं यहाँ हूँ और यहाँ के नियम भी मैं बनाऊंगी। बेटा, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? माँ, कुछ रिश्ते टूटने के लिए ही बनते हैं। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। सोनिया और आर्यन भी वहाँ पर आ जाते हैं। भाभी, लगता है माया दीदी का मूड बहुत खराब है। बुआ, आप परेशान क्यों हैं? हम सब मिलकर खेलेंगे। खेल वेल बाद में लेना, पहले घर की व्यवस्था ठीक करनी होगी। यहाँ पैसे पानी की तरह बहा रहे हो, अब पैसे का हिसाब होगा। माया तो भी परेशान है, पहले आराम कर ले, बाद में बात करते हैं। भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस अब इस घर में कुछ भी गलत नहीं चलेगा। हर खर्च पर मेरी अनुमति लेनी होगी, वरना क्या दीदी? वरना मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सभी दूसरे की तरफ चिंतित नजरों से देखते हैं। अगले दिन तेज गर्मी के दिन। अरे बेटा रीता, जरा एसी चला दे, आज बहुत गर्मी है। रीता एसी चलाने आती है और तभी माया आकर बीच में आ जाती है। रुको, कौन कहाँ है एसी चलाने को? ननद जी, दादी माँ को गर्मी लग रही है। गर्मी सबको लग रही है, पर क्या करूं, कभी कभी अपनों के लिए कुछ कड़वे फैसले लेने पड़ते हैं। पंखा चल रहा है, वही काफी है। माया, ये क्या बात हुई? दादी तुमसे उम्र में बड़ी है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? क्या मैंने तुझे यही सिखाया है? माँ समझिए, अब हर पैसे का हिसाब रखना होगा। घर का सारा हिसाब किताब मेरे पास रहेगा, सिर्फ मेरे पास। माया बेटा, तू मुझसे इतनी नाराज क्यों है? मैंने कब तेरा नुकसान किया है? माया बेटी, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। भाभी, दादी को कुछ हो रहा है। सभी दादी माँ को घेर लेते हैं। माया का चेहरा सख्त रहता है, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छलकता है। अब खुश हो माया, अपनी जिद के लिए दादी माँ की जान को खतरे में डाला। तुम्हारा दिल पत्थर हो गया है क्या? नाटक मत करो रीता, सिर्फ गर्मी है, कुछ नहीं होगा। मैं जानती हूँ क्या सही है और क्या गलत है। माया, ये घर तेरा भी है, अब ऐसे बात करेगी तू सबसे? क्या हो गया तुझे? तू पूरी बदल चुकी है। दीदी, आप इंसान है या मशीन? दादी की हालत तो देखिए। जो मैं कह रही हूँ ना, उसके पीछे एक वजह है, तुम लोग नहीं समझोगे। कुछ दिन बाद संजय पापा के जन्मदिन की तैयारियां कर रहा है। आज पापा जी का जन्मदिन है, बड़ी पार्टी करेंगे। हाँ माँ, मैंने केक और सजावट का ऑर्डर दे दिया है। किसने कहा था इतने खर्च करने को? सब कैंसिल करो। क्यों दीदी? पापा का जन्मदिन है। जन्मदिन है तो क्या हुआ, घर में ही साधारण खाना बनेगा, बाहर से कुछ नहीं मंगवाना। संजय पापा वहाँ पर आ जाते हैं। माया बेटी, मेरे जन्मदिन पर तू ऐसी बात कर रही है? पापा, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। अब घर में फिजूल खर्ची बंद। हर पैसा जरूरी जगह लगाना चाहिए, दिखावे में नहीं। माया, मैं तेरा बाप हूँ। अगर मेरे जन्मदिन पर भी तू खुश नहीं हो सकती तो मैं कैसा बाप हूँ? सभी सदमे में आ जाते हैं। संजय पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माया, क्या यही सिखाया था मैंने तुझे? अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर भी तेरा दिल नहीं पिघला? तू मेरी बेटी है या कोई अजनबी? बस माँ, अब और नहीं। मैं ही तय करूंगी कि पैसे कहाँ खर्च होंगे। घर की तिजोरी की चाबी मुझे दो, वरना। बुआ, आप पापा को रुला रहे हैं, मैं आपसे बात नहीं करूँगा। बीच में मत बोलो आर्यन, अब इस घर के नियम बदल गए हैं और मैं इन नियमों की रानी हूँ। रात को
माया अकेली अपने कमरे में पुराने पारिवारिक फोटो देख रही है और रो रही है। ये भगवान मुझे माफ करना, मैं सबको दुख दे रही हूँ, अपने प्यारे परिवार को तोड़ रही हूँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। काश मैं सबको बता पाती। तभी उसका फोन बजता है। माया जी, आपकी सास की हालत बहुत गंभीर होती जा रही है। दिन प्रतिदिन कैंसर फैलता जा रहा है। कल तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप कुछ भी करके कल तक पैसों का इंतजाम कर लीजिए। डॉक्टर साहब, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस एक दिन और दे दीजिए, मैं अपना सब कुछ बेचकर पैसे ले आऊंगी। माया जी, समझने की कोशिश कीजिए। अगर कल इलाज शुरू होगा तो ये बच सकती हैं, वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे आगे। प्लीज डॉक्टर साहब, वो मेरी माँ से कम नहीं है, मैं उन्हें नहीं खो सकती। रीता दरवाजे के पास खड़ी ये सब कुछ सुन रही है। ये क्या हो रहा है? ननद जी किसी डॉक्टर से पैसे की बात कर रही हैं। अगली सुबह मेहमान आने वाले हैं। बेटी, आज मेहमान आ रहे हैं, अच्छे फल और मिठाइयाँ लेकर आना। कुछ नहीं लाना, सिर्फ आलू प्याज ले आना बस। दीदी, हद हो गई है। मेहमान के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? वो भी कहेंगे कि हम इज्जत करना भूल गए हैं। जो है वही परोसेंगे सोनिया, अमीरी का दिखावा बंद। अगर किसी को बुरा लगे तो लग जाए। माया बेटी, तू बदल गई है, ये तो तू नहीं है। मेरी प्यारी माया कहाँ गई? वो तो सबको खुश रखती थी। दादी माँ, जमाना बदल गया है, अब वो माया नहीं रही। अब मैं सिर्फ उसे बचाना जानती हूँ जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कौन है वो माया जो इतना जरूरी है? कोई बाहरी तो नहीं जिसके लिए तुम अपने परिवार को दुख दे रही हो? शाम को रीता माया का पीछा करती है और देखती है कि वो घर से बाहर निकलकर डॉक्टर शर्मा को पैसे दे रही है। हे भगवान, ये तो सच में घर के पैसे किसी बाहर वाले को दे रही है। अगली सुबह रीता सभी को बताती है। सुनिए सब, मैंने कल रात माया ननद जी को हमारे घर के पैसे किसी अजनबी को देते हुए देखा। क्या बकवास कर रही है तू? भगवान कसम, वो किसी डॉक्टर शर्मा को पैसे दे रही थी। सभी माया को घूर कर देखते हैं और माया का चेहरा पीला पड़ जाता है। क्या मैंने तुझे यही सिखाया था? माँ, वो बात कुछ और है। कुछ और? तूने हमारा भरोसा तोड़ा है, हमारे ही घर में हमारी ही आंखों के सामने धोखा। नहीं पापा, मैं चोर नहीं हूँ। तो फिर क्या है? एसी नहीं चलाना है, पार्टी नहीं करना है, मेहमानों के लिए फल नहीं लेकर आना है, सब पैसे चुराने के लिए? मम्मी, बुआ चोर है। माया के आंसू छलक आते हैं। अगर अपनी सास की जान बचाना चोरी है तो हाँ, मैं चोर हूँ। तो सच बता दे मुझे, तू पैसे किसको दे रही थी? वो मैं नहीं बता सकती। तुमने हमारा भरोसा तोड़ा है माया, हमारे ही घर में हमारी ही आंखों के सामने धोखा। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अपने ही घर में चोरी। माया, तेरा बहुत हो गया। मैं तुझे कभी कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब तू फायदा उठाएगी। तूने आज ये दिन दिखा दिए। कल सुबह के सुबह अपने ससुराल वापस चली जा या कहीं भी जा, हमारे घर से निकल जा। हे भगवान, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने ही घर में ऐसा दिन देखना पड़ेगा। मैं चोर नहीं हूँ। अगर किसी की जान बचाना चोरी है, अगर अपनी माँ की सेवा करना गुनाह है, तो हाँ, मैं चोर हूँ, मैं गुनहगार हूँ। दादी माँ धीरे से माया के पास जाती हैं। सभी स्तब्ध रह जाते हैं। बेटी, तेरी आंखों में चोर की चालाकी नहीं, एक बेटी का दर्द है। दादी माँ, मेरी सास का कैंसर का आखिरी स्टेज है। अगर 1 हफ्ते में इलाज नहीं हुआ तो? क्या? ये क्या कह रही है तू? मैं ससुराल से इसलिए लड़ी थी, वो कह रहे थे कि पैसे नहीं है इलाज के लिए। मैं अकेली अपनी सास को मरने नहीं दे सकती। तूने हमसे क्यों नहीं कहा? क्योंकि अगर मैं ये बताती तो आप सब कहते कि वापस जा, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। भैया, बहू होना सिर्फ पत्नी बनना नहीं, माँ की सेवा करना भी है। मुझे माफ कर दो ननद जी, मैंने तुम्हें चोर कहा। यही तो है असली बहू, जो घर की इज्जत के लिए अपनी इज्जत दे दे। बेटी, आज से तेरी सास हमारी जिम्मेदारी है और तू हमारी शान है। सभी माया को गले लगाते हैं। घर में फिर से प्रेम का माहौल छा जाता है। अरुणा अपनी 2 बेटे और बहू जानकी के साथ रहा करती थी। एक दिन अरुणा का बड़ा बेटा विक्रम गुस्से में कहता है, मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा है
सिर्फ मेरे ही कमाने से ये घर नहीं चलेगा, लेकिन आप लोगों को सुना ही कहाँ देता है। शायद इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। विक्रम, किसने कहा कि तुम्हारे इस घर में कोई अहमियत नहीं है? तुम इस घर के कर्ता धर्ता हो। अगर तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? अरे अगर सुन रहे होते तो अपने लाडले को समझा देते कि घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटी नहीं मिलती और रोटी खाने के लिए कमाना भी पड़ता है। कहाँ है वो वैसे? वो दिख क्यों नहीं रहा? अरे रहने दीजिए ना, कहीं गए हुए हैं देवर जी। जब घर लौटेंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगी। बस अब गुस्सा मत कीजिए, ऑफिस जा रहे हैं आप। हाँ हाँ, तुम तो अपने देवर की साइड ही लोगी। अगर अपने देवर की साइड नहीं लोगी तो तुम्हारे गले से खाना कैसे उतरेगा? तो ये था अरुणा देवी के बड़े सुपुत्र, जिनके नाक पर हमेशा गुस्सा रहता। अब बड़ा बेटा कमाने वाला हो तो उसकी बात काट भी कौन सकता है। बड़े भाई के ऑफिस जाते ही अरुणा देवी का छोटा बेटा विशाल घर आता है और अपनी भाभी से कहता है, भाभी, चले गए आपके पूजने पतिदेव? अरे जब तक घर पे रहते हैं लगता है किसी ने सर के ऊपर तलवार लटका रखी हो। देवर जी, उनका गुस्सा करना भी तो जायज है। क्यों सुनते हो आप उनकी डांट? जब आपको पता है उनका गुस्सा किस चीज को लेकर है तो क्यों कोई काम नहीं करते? भाभी, आप ऐसा कह रही हो? अरे भैया काम करते हैं, उनको देखा है कभी आपने? अरे छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं। अरे ऐसा थोड़ी चलता है काम। इसीलिए मैं काम ही नहीं करता, ना काम करूंगा ना ही किसी पे गुस्सा करूंगा। क्या कहा तूने? काम नहीं करेगा? वाह, बड़ी अच्छी बात कर रहा है तू। अब अगर ये बात कहते हुए तेरे भैया ने सुन लिया तो बवाल हो जाएगा। मेरी प्यारी माँ, कितनी मासूम हो आप। आपको लगता है भैया बाहर खड़े होकर मेरी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे माँ, क्योंकि वो अपने ऑफिस तक पहुँच भी चुके होंगे। और आप भी ना चिंता मत किया करो, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूंगा। हाँ पता है, कितना संभाल लेगा? जब तक बड़ा भाई घर पर रहता है तब तक तो आवाज क्या, तू खुद गायब रहता है। बड़ा आया संभालने वाला। तीनों बात कर ही रहे होते हैं, तभी घर पर अचानक विक्रम का आना होता है और अपने छोटे भाई को देखकर वो कहता है, अरे वाह, आ गया तू घर, क्या बात है। मुझे तो पता ही था तू अब तक घर तो आ ही गया होगा। बस इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर चला गया था। चाय पीकर वापस आया हूँ, ये देखने कि तू घर आया भी है या नहीं। अरे देखो तो, प्रभु के दर्शन हो ही गए। हाँ बस अभी आया है, बाहर से मंदिर गया था, सुबह सुबह पूजा करके आया है। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ प्रसाद दो मुझे। अरे मुझसे कैसे शर्माना, दो भाई प्रसाद लाओ। क्यों, खत्म हो गया क्या? वैसे मैं बता दूं, मैं अभी घर वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि आज हम विशाल के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। क्या लड़की देखने? नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं क्यों देखूं लड़की? मेरी उम्र ही क्या है अभी, मुझे नहीं देखनी लड़की वड़की। अरे मेरे भाई, तुझे देखते ही कोई लड़की एक ही बार में हाँ नहीं बोल देगी। इतना भी अच्छा नहीं दिखता है तू, तो जा जाकर तैयार होकर आ। और आपका ऑफिस? आज आपको ऑफिस नहीं जाना? जो लड़की देखने की बात कर रहे हो, फिर कभी चले जाएंगे, आज रहने देते हैं। अच्छा, ताकि तुम्हारे देवर को दूसरा मौका मिल जाए घर से भागने का। अगर इसकी शादी करवा देते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होगा इसे, शायद तब जाकर कुछ बन पाए, वरना इसका भविष्य तो अंधकार में ही है। कोई बात नहीं भैया, अंधकार ही सही, लेकिन अब होने दो। और वैसे भी मुझे ना अभी शादी नहीं करनी है, और अब तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं पहले काम करूंगा, उसके बाद शादी करूंगा। मेरी होने वाली पत्नी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वाह क्या बात है, बहुत अच्छी सोच है रे तेरी, लेकिन अब कोई फायदा भी नहीं है। अब तू चल लड़की देखने, और तेरा काम मैंने भी देख रखा है। बेचारा विशाल अब चाहकर भी अपने बड़े भाई का कहा टाल नहीं सकता। वैसे विशाल बहुत सीधा साधा था, अपने भाई से बहस तक नहीं करता, लेकिन जब भी शादी की बात आती तो बेचारे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती। कुछ ही दिनों बाद विशाल की शादी सुनैना से हो जाती है और एक दिन सुनैना सबके सामने अपनी सास से कहती है, माँ जी आप जेठ जी से कह दो कि मुझसे बहस ना करे, वरना मैं भी ना चुप नहीं रहने वाली हूँ। शादी करवा के आप लोग ही लायो मुझे। अरे बस कर बहू, तेरा जेठ है, कोई गैर नहीं जो तू उससे ऐसे बात कर रही है। अब तू छोटी है तो बड़ू का कहना मान लिया कर, जाकर घर का काम कर ले। अरे मैं क्यों काम करूँ? मुझे घर के काम करवाने के लिए बहू बनाकर लेकर आए थे क्या? जेठानी जी से क्यों नहीं करवाती आप? हमेशा मुझे ही क्यों बोलती हो काम करने के लिए? मुझसे नहीं होगा कोई भी काम। कैसे नहीं होगा, मैं कमाता हूँ इस घर में और सारा खर्चा मैं ही करता हूँ, तो कैसे तुम घर का काम नहीं करोगी? अगर विशाल भी कमा रहा होता तब भी तुम्हें घर का काम करना ही पड़ता। अरे बस कीजिए, ऐसे कौन लड़ता है अपने छोटे भाई की बीवी से? किसी ने सुन लिया तो क्या सोचेगा?
जरा शर्म करो आप दोनों। और सुनैना, तुम्हें कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ अपने कमरे में। नहीं माँ जी, बहुत हो गया। मुझे अपने पति का हिस्सा चाहिए, उसके बाद हम खुद देख लेंगे अपना। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अरे बहू, ऐसा अनर्थ मत कर। इस घर के 2 टुकड़े करके क्या मिलेगा तुझे? पैसे चाहिए तो मैं दूंगी, लेकिन अपने ससुराल के 2 टुकड़े मत कर। नहीं माँ, सुनैना बिल्कुल सही कह रही है। मैं भी एक छत के नीचे लोगों के साथ अब नहीं रह सकता। हो सके तो घर के 2 हिस्से कर दो ताकि हर कोई खुश रहे, लेकिन मुझे मेरे हिस्से में कोई कमी नहीं चाहिए, बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए मुझे। विक्रम और सुनैना की बात सुनकर घर के सभी सदस्य हैरान थे। कई दिनों तक बहस होती रही और एक दिन विक्रम की मासी आती है और अपनी बहन अरुणा से कहती है, दीदी दे दो इनको जो चाहिए, जब सर पर डंडे पड़ेंगे ना तब खुद ही समझ आएगा। क्या करूं, तू ही बता। मैं अपने घर के 2 टुकड़े कर दूं, जिसे इतनी मेहनत से बनाया है? क्या अपने बच्चों को एक दूसरे से अलग कर दूं मैं? देखो दीदी, अगर घर पर रोज रोज ऐसे झगड़े होते रहे तो उनको वो चीज दे ही दो जिसके लिए बच्चे जिद कर रहे हैं। जब चीज टूट कर बिखर जाएगी तब पता चलेगा। तो तुम उनको उनका हिस्सा दे दो और मेरे साथ गांव चलो। कैसे करूं? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है ये सब करने की। अब जो भी सही लगे तू ही कर और मुझे ले चल गांव। कुछ वक्त के बाद आखिरकार सुनैना और जानकी के ससुराल के 2 टुकड़े हो ही जाते हैं। दोनों अपना अपना हिस्सा लेकर अलग होकर अपने नए घर में रहते हैं। अरुणा अपनी बहन के साथ गांव चली जाती है। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। अब तो विशाल भी कमाने लगा था। ऐसे ही एक दिन सुनैना विशाल से पूछती है, क्या हुआ जी? ऐसे उदास क्यों बैठे हुए हो? मेरे साथ खुश नहीं हो क्या? क्या आपको तकलीफ हो रही है? मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। पता नहीं, सीने में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है मेरी सांसें बंद हो जाएंगी। अरे आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है, तो फिक्र करने की कोई बात नहीं है। आराम कर लो, सब ठीक हो जाए। अगर भाभी होती तो शायद मेरे दर्द को देख के रो पड़ती। काश हम पहले जैसे रह पाते। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो अब आप? आराम करो ना। अगर फिर सीने में दर्द हुआ तो मुझे कुछ मत कहना, अपना दर्द सह लेना। बेचारा विशाल अपनी भाभी के बारे में सोचता है और आराम करने लगता है। अब विक्रम की नौकरी भी छूट चुकी थी, इसलिए वो भी घर पर बैठा अपनी बीवी से बातें करता है। तभी जानकी कहती है, अगर अभी हम सब एक साथ होते तो शायद ये दिन हमें कभी देखना ना पड़ता। अपनी भगवान जैसी माँ को रुलाया था आपने, ये तो होना ही था। तो मैं क्या करता? अपने छोटे भाई की तरह ही चुप रहता। मुझसे तुम्हारा अपमान सहा नहीं जा रहा था, इसलिए सोचा अलग रह के ही खुश रहेंगे। अच्छा, मतलब अब आप खुश हो अपने भाई और माँ के बिना? देखिए अभी भी वक्त है, हम उन्हें ढूंढते हैं और साथ रहते हैं जैसे पहले रहते थे। ठीक है, मैं भी माँ को गांव से ले आऊंगा और हम सभी साथ रहेंगे। तुम विशाल और सुनैना को यहाँ ढूंढ कर ले आओ। दोनों अपनी अपनी सफर पर निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद एक दिन जानकी को विशाल कहीं बाहर मिलता है, वो भी बीमारी की हालत में, और वो उससे कहती है, विशाल तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? और सुनैना कहाँ है? क्या वो तुम्हारी सेहत का ख्याल नहीं रखती? भाभी, आप यहाँ इस जगह, वो भी अकेले, इस अनजाने जगह पर क्या कर रही हो आप? अनजान तो कुछ भी नहीं है, वही शहर है, बस जगह अलग है। और मैं तुम दोनों को लेने आई हूँ अपने साथ। देखो तो तुमने खुद की कैसी हालत कर रखी है। देवर भाभी के बीच बहुत बातें होती हैं। जानकी दोनों को अपने साथ ले जाती है। गांव से विक्रम भी अपनी माँ के साथ लौटता है। सभी साथ रहते हैं, लेकिन कुछ समय में दोनों भाई मेहनत करते हैं और अपना पुराना घर वापस ले लेते हैं। आज नारायण दास बहुत व्यस्त हैं। आज उनकी प्यारी बेटी सोमिया को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, इसलिए नारायण दास जी अपने होने वाले समधी के लिए कुछ मिठाइयाँ लेने बाजार गए हुए थे। तभी अचानक से कीचड़ उछलकर नारायण दास के ऊपर आकर तभी गुस्से में नारायण दास बोलता है, अबे ओ अंधे, कार में क्या बैठ गया तू? खुद को कहीं का राजा महाराजा समझने लगा है क्या? दम है तो बाहर निकल। हाँ, क्या बात हो गई? क्यों ऐसे चिल्ला रहा है? और तुम जैसे गरीब लोगों के कपड़े गंदे हो गए हों तो क्या फर्क पड़ जाता है? ये लो पैसे और नए कपड़े खरीद लेना।
आज बहुत खुशी का दिन है, लड़ाई नहीं करना चाहता हूँ मैं किसी से भी। अबे भिखारी होगा तू, गरीब होगा तू, कार में बैठने से कोई अमीर नहीं बन जाता। अभी ये पत्थर उठाकर कार के शीशे पे मार दूं ना तो अभी गरीब हो जाएगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध होता है। कुछ देर बाद भूषण नारायण दास के घर जैसे ही पहुंचता है, तभी नारायण दास गुस्से में बोलता है, तू यहाँ कैसे आ गया? आखिर कार वाला इंसान रास्ता कैसे भूल सकता है? अरे चल निकल यहाँ से। हम बदतमीज लोगों को वैसे भी घर में नहीं घुसने देते। मतलब तुम नारायण दास हो? अरे भाई साहब माफ कर दीजिए मुझे पता नहीं था कि आप ही नारायण दास हैं। मैं भूषण, आपकी बेटी का रिश्ता अपने बेटे के साथ करने के लिए आया था। हाँ भेजा तो था, लेकिन अब मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हारे घर में अपनी बेटी की शादी करवाने का। मैं अपनी बेटी को जिंदगी भर कुंवारा रख लूंगा, लेकिन तुझ जैसे बदतमीज से घर में कभी नहीं करवाऊंगा। अरे भाई साहब मैं माफी मांग तो रहा हूँ, लेकिन आप हो कि अपनी अकड़ के आगे कुछ देख ही नहीं रहे हो। अगर आपको नहीं करवानी शादी अपनी बेटी की तो मैं भी अपने बेटे को सारी उम्र कुंवारा रखूंगा, लेकिन आपकी बेटी से शादी नहीं करवाऊंगा उसकी। दोनों फिर से झगड़ा करके वहाँ से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कार्तिक, जो इस कहानी का हीरो है, और सौम्या हीरोइन है, तो आइए देखते हैं कि क्या बात करते हैं दोनों। सौम्या, मुझे क्या लगता है कि हम दोनों पिताजी को मनाने में कहीं फेल ना हो जाए। मैं तो तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाऊंगा। हाँ, तुम सोच तो कुछ भी नहीं सकते हो, लेकिन बोल तो बहुत कुछ देते हो। अगर तुमसे अच्छा नहीं बोला जाता है तो बुरा भी मत बोला करो। कितनी बार कहा है कार्तिक। और हाँ, मैं चाहती हूँ तुम जाकर मेरे पापा से बात करो। अबे पागल लड़की, शेर के मुंह के पास जाकर कह रही है कि उसके मुंह से निवाला छीन के ले आऊं। कैसे ले आऊं? करनी ही पड़ेगी, वरना सोच लो मैं और तुम कभी एक नहीं हो सकते। तो जैसा कहा है ना मैंने, बिल्कुल वैसा ही करो। सौम्या की बात सुनकर कार्तिक होने वाले ससुर जी को इम्प्रेस करने को निकल पड़ता है। तो वहीं सौम्या पीछे पीछे नहीं आती, वो भी मंदिर में बैठकर पूजा करती है और भजन गा रही होती है। तभी वहाँ भूषण जी पहुँच जाते हैं और बोलते हैं, अरे वाह, कितनी मधुर आवाज है ये। आखिर लड़की कौन है, इसकी आवाज इतनी ज्यादा मधुर है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई स्वर कोकिला गाना गा रही हो। इसके भजन सुन के तो मजा ही आ गया। भूषण जी खुद से बातें कर ही रहे होते हैं। तभी सौम्या भगवान जी को प्रणाम करते हुए मंदिर के बाहर निकलती है। तभी भूषण उसे रोकते हुए कहता है, बेटी जरा रुकना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ अंकल जी, बताइए क्या बात करनी है आपको मुझसे। सौम्या इतना बोलकर भूषण के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है और घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी वहाँ पंडित आकर बोलता है, सच में बहुत अच्छी लड़की है। कोई भी दिखे उसे मंदिर में उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। जिस घर में भी जाएगी उस घर को स्वर्ग बना देगी। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही पंडित जी। वैसे भी मैंने आज पहली बार देखा है इस लड़की को मंदिर में। मैं तो रोज आता हूँ, लेकिन कभी देखा नहीं है इसे। ये लड़की सुबह सुबह आती है, लेकिन आज इसे देर हो गई। लेकिन पूजा करना कभी नहीं भूलती। पंडित की बात सुनकर भूषण ने मन ही मन सोच लिया था कि अब घर की बहू बनेगी तो यही बनेगी, वरना और कोई नहीं। लेकिन कार्तिक का क्या हुआ, आइए जानने के लिए देखते हैं कि कार्तिक कर क्या रहा है इन दोनों पति पत्नी के बीच। अरे भाई, पागल वागल हो गया क्या? अपने घर की लक्ष्मी को मार रहा है तू। शर्म आती है कि नहीं आती तुझे? हाँ, पत्नी से कौन झगड़ा करता है? अरे तू कौन, मैं कुछ भी करूं अपनी पत्नी के साथ? तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? अगर तुझे इतना दर्द हो रहा है तो ले जा इसे अपने साथ में। किसी और को हमारे झगड़े में आने का शौक नहीं है, बस तुझे ही चर्बी चढ़ी है क्या? ठीक है, मैं इन्हें अपने घर ले जा रहा हूँ। अपनी बहन बना के रखूंगा पूरी जिंदगी। अब तुमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ, लेकर जाकर दिखा, अगर दम है तो मैं भी देखूं कैसे ले जाएगा तू यहाँ से इसे। तभी वहाँ से गुजर रहे नारायण दास कार्तिक की बात सुनकर बोलते हैं, अरे क्या बात हो गई? और लड़के तुम इन दोनों के बीच में क्यों बोल रहे हो? तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि ये इन दोनों का आपसी मामला है? चलो दफाओ यहाँ से। अरे वो अंकल जी, इसका पति इसको बीच सड़क पे मार रहा है और आप लोग का फर्ज बनता है इस अबला नारी की मदद करे, ना कि मुंह घुमा के चले जाए। बस रहने दो। सभी यही बोलते हैं, जब खुद के घर में बीवी आएगी ना तब पता चलेगा हम मर्दों का दुख, कि हम कैसे सहते हैं इन औरतों को। अरे जब हमसे सहा नहीं जाता ना, तभी हम ऐसी हरकतें करते हैं। इसलिए मेरी तरफ से भी अपनी बीवी को 2 थप्पड़ और लगा दो। अरे ये क्या हुआ? कहीं सौम्या अपने बाप की सच्चाई से अनजान तो नहीं है? अरे बेचारी सौम्या को तो पता भी नहीं है उसका बाप कितना अत्याचारी है, और ये बात कैसे बताऊं मैं उसे?
क्यों, सोचने लग गए ना? क्या हुआ अब? सच्चाई जानकर हवा निकल गई? अरे अंकल जी, मैं पहले भी लड़कियों की इज्जत करता था, आज भी करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया मुझे कुछ भी कहे, गाली दे, ताने दे, मुझे मारे, पत्थर मारे, लेकिन कुछ भी हो जाए, मैं एक नारी को इज्जत दूंगा और देता रहूंगा। मुझे फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। जैसे ही कार्तिक ये बातें बोलता है, नारायण दास खुश हो जाता है और मन ही मन कार्तिक को देखकर अपने घर का दामाद बनाने का सोचता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। सोमिया हर रोज मंदिर जाती और भूषण सोमिया से मिलने जाता। एक दिन सोमिया मंदिर में बैठकर रो रही थी। तभी भूषण उससे पूछता है, क्या हुआ बेटी, कोई तकलीफ है क्या? अगर है तो मुझे बताओ, मैं तकलीफ दूर करता हूँ तुम्हारी। बताओ तो सही, आखिर तुम इतना रो क्यों रही हो? अंकल, मेरे पिताजी जबरदस्ती किसी और के साथ मेरी शादी करवा रहे हैं, जबकि मैंने उनको अपनी पसंद बता रखी है। क्यों, क्या हुआ बेटा? तुम्हें तुम्हारे पिता का लाया हुआ रिश्ता पसंद नहीं आया क्या? कोई कमी है क्या उस लड़के में? नहीं, कमी तो नहीं है, लेकिन किसी भी राह चलते लड़के से मेरी शादी करवा देंगे तो मैं क्या कर लूंगी? वैसे भी मेरी पसंद कोई और है और मैं उसके बिना नहीं जी सकती। ठीक है, तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? वैसे तुम मुझसे एक बात झूठ बोल रही हो कि तुम किसी और से प्यार करती हो। मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, लेकिन आज तक किसी लड़के के साथ नहीं देखा। अंकल, मैं जिसे चाहती हूँ वो कोई इंसान नहीं, भगवान है। मैं भगवान की भक्त हूँ। सोमिया की बात सुनकर भूषण को तसल्ली हुई, क्योंकि वो तो मन ही मन सोमिया को बहू मान चुका था। तभी भूषण सोमिया से कहता है, सौम्या बेटी, मुझे अपने घर का पता दो, मैं तुम्हारे पिताजी को मनाऊंगा, तुम चिंता मत करो। सोमिया अपने घर का पता भूषण को देती है। दूसरी तरफ नारायण दास और कार्तिक की दोस्ती काफी गहरी हो गई थी। ऐसे ही एक दिन नारायण दास कार्तिक से बोलता है, कार्तिक, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अगर तुम बुरा ना मानो तो वो क्या है ना, मेरी बेटी है। अच्छा तो सर, आपकी बेटी को भी अपने आदर्शों पे चलाना है? हो जाएगा, बताइए कब से स्टार्ट करूँ ट्रेनिंग? अरे बेवकूफ, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ, तुम समझो अच्छे से। आखिर मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपने पिताजी को हमारे घर लेकर आओ, ताकि हम रिश्ते की बात कर सके। क्या? मेरे रिश्ते की या पिताजी के रिश्ते की? अगर पिताजी के रिश्ते की बात है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, और हाँ, अगर मेरे रिश्ते की बात है तो मुझसे बात कर लीजिए, मैं तो यहीं खड़ा हूँ। पिताजी की क्या जरूरत है? क्या कहा तुमने? मैं तुमसे बात करूँ? ठीक है, मैं खुद ही तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे पिताजी से बात करता हूँ। लाओ दो अपने घर का ठिकाना। नारायण दास के इतना जोर देने पर भी कार्तिक अपने घर का पता नहीं देता, लेकिन नारायण दास कार्तिक के हाथ से फोन छीनकर उन्हें बताता है और मिलने को कहता है। भूषण भी हाँ बोल देता है और नारायण दास से मिलने को चले जाते हैं। जाकर देखते हैं कि ये तो सोमिया का घर है। तभी अंदर जाकर नारायण दास को आवाज देता है, अरे घर पर कोई है क्या? नारायण दास जी, मैं भूषण, कार्तिक का पापा आया हूँ। क्या हुआ, कार्तिक ने कोई छेड़खानी की है क्या? तुमने यहाँ आने की कोशिश भी कैसे कर ली? बड़े लोग हो, निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, वो तो मैं कार्तिक की वजह से आ गया हूँ। अरे सौम्या बेटी, ये तुम्हारा घर है? बेटी इतनी संस्कारी है और बाप ऐसा गुंडे जैसा निकला। मैं भी यही कहूँगा, बेटा कितना सच्चा है, सबकी मदद करता है, और एक बाप है जो लुच्चा लफंगा आवारा है। अरे कार्तिक बेटा, तुम कैसे बाप के बेटे हो जिसे जरा भर भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बात करनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं, उनके पिता दोनों हैरानी से देखते हैं। लेकिन कुछ समय बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी होती है। लेकिन ये क्या, दोनों समधी गले मिलकर ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे इनमें कभी झगड़ा ही ना हुआ हो। लगता नहीं था कि इन दोनों की शादी भी हो पाएगी, लेकिन आखिरकार हो ही गई। नंदिनी एक बार सड़क से जा रही थी, तभी एक गाड़ी वाला उस पर कीचड़ उछाल कर चला जाता है। नंदिनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अबे ओ, अंधा है क्या? बाप दादा के पैसों पर उछल रहा है। ये अमीर लोग खुद को पता नहीं क्या समझते हैं। सड़क पर चलने वाले लोगों को तो जानवरों की तरह देखते हैं। मुझे सख्त नफरत है अमीर लोगों से। नंदिनी बहुत गुस्से में थी और कपड़े हाथ से ही साफ करते हुए जा रही थी। तभी एक कोट पैंट पहने लड़का उससे टकराता है और नंदिनी जमीन पर गिर जाती है। आज क्या सब लोग अंधे ही हो गए हैं? और तुम
पक्का कोई अमीर हो ना, तभी तो कोट पैंट पहना है। तुम ये मत समझना कि तुम अमीर हो इसलिए मैं डर जाऊंगी। और एक बात बताओ, तुम अमीरों को गाड़ी चलाने का लाइसेंस देता कौन है? गाड़ी तो चलाने आती नहीं है, बस सड़क पर चल रहे लोगों पर कीचड़ उछालना आता है, बदतमीज कहीं के। नंदिनी अपना सारा गुस्सा उस लड़के पर निकाल देती है और वो लड़का एक शब्द नहीं कहता। नंदिनी काफी सुनाने के बाद वहाँ से चली जाती है। तब वो लड़का मयंक खुद से बोलता है, अभी तो यही थी, कहाँ चली गई वो लड़की? अरे यार, पहली बार तो कोई लड़की मिली थी जिसको देखने के बाद मेरी बोलती बंद हो जाए और दिल की धड़कनें धड़कने पे मजबूर हो जाए। मयंक को नंदिनी काफी ज्यादा पसंद आती है और वो उसके बारे में सारी जानकारी निकलवा लेता है। अगले दिन मयंक नंदिनी से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन एक साधारण से कपड़े में। मयंक को अपने घर देखकर नंदिनी हैरान हो जाती है और मयंक से कहती है, अरे कैसे बेशर्म आदमी हो, मेरे घर तक चले आए और कल तक तो तुम पोर्ट में थे, आज ये गरीबों वाले कपड़ों में कैसे आ गए? तुम्हें मेरे घर का पता कैसे मिला? आपने शायद गलत समझ लिया मुझे मैडम जी, मैं भी आपकी तरह गरीब हूँ, गरीब। वो तो मांगे हुए कपड़े थे जो नाटक कंपनी से मांग कर पहने थे मैंने। मैं तो आपसे भी गरीब हूँ बहुत ज्यादा। कल के लिए माफी मांगने आया था, मेरी वजह से आप गिर गई थी ना, इसीलिए मैंने सोचा कि आपसे माफी मांगू। और मैं यहीं पास में एक टूटे हुए किराए के मकान में रहता हूँ। देखा, यही तमीज होती है हम गरीबों में और पैसे वालों में। हमें अपनी गलती भी पता होती है और हम अपनी गलती के लिए माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन अमीर लोगों को तो बस पैसों के ऊपर कुछ दिखता ही नहीं है। सड़क पर भले ही कोई मर रहा हो, लेकिन मदद के लिए गाड़ी नहीं रोकते। मयंक और नंदिनी काफी बातें करने लग जाते हैं। मयंक अब नंदिनी से रोज मिलने आने लगता है। धीरे धीरे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक बार नंदिनी काफी परेशान होती है और अपने घर में चुपचाप बैठी होती है। तभी मयंक वहाँ आता है और नंदिनी मयंक से कहती है, तुम यहाँ काफी समय से रह रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से जानते भी हैं, लेकिन आज तक मैंने तुम्हारे परिवार को नहीं देखा। तुम्हारा परिवार है भी या नहीं? है परिवार है, सबके होते, मेरे भी है, मम्मी है, पापा है। तो बस फिर मुझे मिलना है तुम्हारे परिवार से। नंदिनी की बात सुनकर मयंक सोच में पड़ जाता है और तुरंत अपनी माँ बाप से मिलने एक बहुत बड़े घर में जाता है, जहाँ मयंक की माँ शीला और पिता आनंद रहते थे। मयंक बेटा, कहाँ हो तुम आजकल? और ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? हमारी वो जो मेड है वो कहाँ है? वो तो काम कर रही होगी ना। ठीक है, फिर आप उसके पास जाइए, उसकी साड़ी मांगिए और पहन के तैयार हो जाइए। और पापा, आपके लिए जो मैं कपड़े लाया हूँ ना, आप वो पहन लो और कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। मैं जो कह रहा हूँ वही होगा बस। और हाँ, आप लोगों को बाद में मैं बता दूंगा कि क्या है क्या नहीं है। अभी जो कह रहा हूँ वो करो बस। मयंक किसी को कुछ बोले नहीं देता और जल्दी से पुराने फटे कपड़े पहनकर अपने टूटे हुए घर ले आता है, जो उसने नंदिनी को बताया था। ये सब क्या है मयंक? इतनी गंदी साड़ी क्यों पहनने को कहा मुझे? मेरे पास एक से एक महंगी साड़ी और ब्रांडेड साड़ी है, मैं वो क्यों नहीं पहन सकती? और ये इतना टूटा हुआ घर किसका है? माँ पापा, आप दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये बात मैं जानता हूँ, लेकिन आज हमारे प्यार की परीक्षा है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ जो कि अमीर लोगों को पसंद ही नहीं करती, जिसके लिए हमें कुछ टाइम तक गरीब बनने का नाटक करना पड़ेगा। और आप लोग मेरा साथ दीजिएगा बस। और हाँ, थोड़ी देर में आती होगी वो, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मयंक की बात को सुनकर उसके माँ बाप भी झूठ में उसका साथ देते हैं। कुछ देर बाद नंदिनी आती है। नमस्ते आंटी। ओ बेटा, तुम ही हो जिसके बारे में मयंक इतनी तारीफ करता है। वैसे हो तो तुम भी बहुत ही प्रिटी। क्यों मयंक के पापा? सो ब्यूटीफुल ना? मयंक, तुम्हारी माँ को इतनी अच्छी इंग्लिश भी आती है। इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा कि ये हमारी तरह गरीब हैं। ऐसा लग रहा है गरीब होने का नाटक कर रही हैं एक पुरानी साड़ी पहनकर। नहीं, हम तो गरीब है, हम तो बहुत गरीब है। हम तो इतने गरीब है ना कि मेरे मम्मी पापा के पास एक ही जोड़ी कपड़ा है और वो एक ही टाइम पे धो के पहनते हैं। मैं तुम्हें क्या बताऊं अपनी दुख भरी कहानी। हमें तो खाना भी सिर्फ एक टाइम का मिलता है, वो भी कई बार तो मिलता ही नहीं है। हाँ, मना कहाँ कर रही हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि देखकर लगता नहीं है। ऊपर से इंग्लिश भी कितनी अच्छी है। मुझे तो इंग्लिश के नाम पर बस एक इंग्लिश शब्द ही आता है। डॉटर माई डोंट नो इंग्लिश। वो टीवी देखना बहुत शौक है ना, तो जितनी भी आती है टीवी देखकर ही सीखी है। नंदिनी और बाकी सब बातें करने लगते हैं और ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं, लेकिन अब तक झूठ ही चल रहा था। एक दिन शीला हीटर के आगे बैठी होती है
तभी नंदिनी वहाँ आ जाती है। अरे आंटी, ये तो हीटर है ना, बहुत महंगा आता है, यहाँ कैसे? नहीं बिटिया, ये तो खराब है। कबाड़ी की दुकान में देखा था, उनसे बहुत कहा तो उन्होंने दे दिया। अब कोई 4 मेहमान आए तो दिखा सकते हैं ना कि हमारे घर में हीटर है। लेकिन ये तो गर्म कर रहा है, आप झूठ क्यों बोल रही हो आंटी? नंदिनी को शक हो जाता है और वो सवाल जवाब करने लगती है। तभी आनंद एक तसला लेकर आता है जिसमें लकड़ियाँ जल रही थी और बहुत धुआं निकल रहा था। अरे नंदिनी बिटिया, ये गर्माहट इस घर की आग की वजह से है। आनंद की बात को सुनकर नंदिनी की गलतफहमी दूर हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मयंक और उसके परिवार का हाल बेहाल हो रहा था। रात में पूरा मोहल्ला सो रहा था, तब सभी लोग जाग रहे होते हैं। मयंक बेटा, कब तक हमें झूठ की जिंदगी जीनी पड़ेगी? आज नहीं तो कल सब कुछ बताना ही पड़ेगा। माँ, मुझे भी इसी बात का डर है कि कहीं नंदिनी को सब पता न चल जाए, और चल गया तो क्या होगा। अरे मुझे तो इतनी नींद आ रही है, लेकिन खाट पे तो मुझसे सोया ही नहीं जाता, और ऊपर से ठंड से कपकपी हो रही है। अपने माता पिता का हाल देखकर मयंक रोज हिम्मत करता है कि नंदिनी को सच बता दे, लेकिन वो नहीं बता पाता। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद शीला को बहुत प्यास लग रही थी, लेकिन वो पानी नहीं पी रही थी। ये देखकर मयंक कहता है, माँ, आप 4 बार कह चुकी हो कि आपको प्यास लग रही है। अगर प्यास लग रही है तो पानी क्यों नहीं पी लेती? अगर पानी नहीं पियोगी ना तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी और बीमार पड़ जाओगी। इसलिए पी लो यार पानी। ये पानी पीऊं मैं? एक तो पहली बात, ये नाला का पानी है। अब तक तो पी रही थी, लेकिन इतनी सर्दी में इतना ठंडा पानी मेरे गले से नीचे नहीं उतरेगा। अरे मयंक, तुझसे अगर नहीं बताया जा रहा तो हमें बता दे, हम जाके नंदिनी बिटिया को प्यार से सब बता देंगे, और वो भी हमें इतने टाइम से देख रही है तो उसे समझ आएगा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं, सही है। पापा, अगर इतना आसान होता ना तो मैं कब का बता चुका होता उसे। सब लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ नंदिनी हाथ में अखबार लेकर आती है और बोलती है, मयंक, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला कि तुम गरीब हो। नंदिनी, मुझे गलत मत समझना। मैंने जो कुछ भी कहा था तुम्हें, वो सब इसलिए कहा था क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों तुम अमीर लोगों से इतना नफरत करती हो, और इसी नफरत के कारण मुझे ये झूठ बोलना पड़ा। अगर आज मैं इस अखबार में आप तीनों की तस्वीर नहीं देखती, तब तो मुझे इस सच के बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चल पाता। मुझे पता है बेटा, तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हमने ये सब बस अपने बेटे के प्यार के लिए किया है। तुम हमें गलत मत समझो। सही कहा आंटी आपने, मुझे बुरा लगा जरूर है, लेकिन इस बात का कि आप सबको बस मेरी वजह से इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। मुझे नहीं पता था मयंक, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। नंदिनी को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो मयंक को कुछ ना कहकर अपना लेती है।